जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों के बारे में इससे पहली क्लास में हमने बहुत सारे विराम चिन्हों की क्लियरिटी की कि किस तरीके से वहाँ जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर हमें कैसे करने हैं। तो बाकी लगभग मैंने 8 विराम चिन्हों के बारे में आपको डिटेल से चीजें बताई हैं। इसके बाद 9वां विराम चिन्ह लांघव चिन्ह, शायद निर्देश के बारे में हमें चर्चा करनी है। निर्देश या निर्देशन चिन्ह, निर्देश या निर्देशन चिन्ह। तो यहां आपको ध्यान रखना है, निर्देश या निर्देशन चिन्ह के अंतर्गत हम एक बड़ी रेखा जो योजक चिन्ह से बड़ी होती है, या तीर का निशान, या हैज, एट द रेट, 1 2, कैक हैं आदि निर्देशों का प्रयोग हम डायरेक्शन को बताने देने के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ निर्देश या निर्देशन जो चिन्ह है हमारा, उसके अंतर्गत जो डायरेक्शन दी गई है उसमें हम जितने भी हेडिंग होते हैं हमारे, जैसे प्रस्तावना है, ठीक है, तो इन प्रस्तावनाओं के अंतर्गत या कोई भी हमें निष्कर्ष है, कोई भी हेडिंग हम डालते हैं, जब भी हमें डिटेल में किसी चीज को बताना होता है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्शन या निर्देशन चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। जैसे निष्कर्ष है तो निष्कर्ष लिखेंगे, फिर यहाँ डायरेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। यू टर्न चिन्ह है, साइन बोर्ड वगैरह होते हैं बहुत सारे, ठीक है, रोड पे लगे होते हैं अलग अलग जो साइन बोर्ड होते हैं हमारे, तो उनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसी निर्देशन या डायरेक्शन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जी, वेरी गुड। तो अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, तो आप में से एक बार कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है हेडिंग के साथ, ठीक है। जब हम टू द पॉइंट चीजों को ना बता के, पैराग्राफ में ना बता के हेडिंग डाल के बताते हैं तो उस समय, ठीक है, निर्देश या निर्देशन चिन्ह, डायरेक्शन चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद 10वां जो चिन्ह है हमारा वो होता है विवरण चिन्ह। क्या होता है? विवरण चिन्ह। और विवरण जो चिन्ह होता है उसमें पहले हम ये 2 बिंदी लगाते हैं, उसके बाद में फिर जो डायरेक्शन चिन्ह में हम प्रयोग करते हैं इसको देते हैं। विवरण में कम से कम शब्दों में, जब बिना टू द पॉइंट बताए हम 1 या 2 सेंटेंस में अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो वहां हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। न तो हम पैराग्राफ में बताना चाह रहे हैं, ना हम पॉइंटों में 1 2 3 4 ABCD करके बताना चाह रहे हैं। जैसे हमें पता बताना है तो पता आप एड्रेस को आप पॉइंट में नहीं लिख सकते, पैराग्राफ बना के नहीं लिख सकते हो। आपको कम से कम शब्दों में 1 2 सेंटेंस में ही आपको अपनी चीजों को रखना होता है। जैसे नोट्स हैं, आप कोई भी नोट्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पहले यहाँ फिर ये, पहले यहाँ फिर ये। तो पता और नोट्स लिखते समय आप विवरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो, जहां आपको चीजें भी सब कुछ बतानी है लेकिन कम से कम शब्दों में बतानी होती है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? विवरण चिन्ह कह रहे हैं। इसके बाद 11वां जो है योजक चिन्ह के बारे में हम बता चुके हैं आपको, लांघव चिन्ह। लांघव चिन्ह का प्रयोग किसी भी चीज को संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए हम लांघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्तीकरण के लिए, किसके लिए करते हैं? संक्षेप के लिए अर्थात चीजों को छोटा करने के लिए, संक्षेप के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें डॉक्टर लिखना है, प्रोफेसर लिखना है, या फिर हमें BA लिखना है, या हमें यहाँ एम में लिखना है, एम में
या हमें उत्तर प्रदेश लिखना है या फिर हमें मध्य प्रदेश लिखना है। तो यहाँ इनको हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट, इनको हम क्या कहते हैं, लांघव चिन्ह कहते हैं। तो ये संक्षिप्तीकरण के लिए जो हम नीचे ये बिंदी लगाते हैं, कई बार वहां ऑप्शन में यही दिया होता है तो यही वहां लांघव होता है, ये कंफ्यूज मत हो जाना आप। वहां ये बिंदी लगी होती है इस तरह से नीचे, तो यहाँ हमें डॉक्टर लिखना है तो हम इसी रूप में लिखेंगे ना, यहाँ पे बिंदी लगा के, ये तो बीच में नहीं लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। जैसे यहाँ कई बार क्या करते हो आप, यहाँ लगाओगे, गलत है, तो ये यहाँ लगेगी। मध्य प्रदेश लिखना है तो यहाँ लगाओ आप नीचे। अब मान के चलो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे लिखेंगे, पंडित जवा, फिर यहाँ ला, और फिर यहाँ लास्ट वाला लिख देते हैं पूरा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, धन भी खर्च होगा। तो समय और धन की बचत के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, उसका संक्षिप्तीकरण कर लेते हैं। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही हम लिखते हैं दिल्ली पुलिस, ऐसे लिखते हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस, ऐसे लिखते हैं हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऐसे ही हम लिखते हैं भारतीय पुलिस सेवा या डाक, ठीक है, डा लिख के लगा देते हैं बिंदी। तो ये सब में हमने जो प्रयोग किया वो सब लांघव चिन्ह का प्रयोग किया। तो लांघव चिन्ह को क्या करते हैं, शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए। 12वां जो है हमारा वो है लोप चिन्ह, इसका प्रयोग करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लोप चिन्ह क्या है हमारा, ये 3 क्रॉस के चिन्ह, अश्लील अमर्यादित शब्दों को छिपाने के लिए, अश्लील अश्लील अमर्यादित असभ्य, जो बड़े बुजुर्गों के सामने जिनका आप प्रयोग न कर सको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अश्लील अमर्यादित असभ्य शब्दों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे तू है, अब कोई भी ऐसा अमर्यादित अश्लील शब्द यहाँ लिख सकते हो। तू कमीना है, बेईमान है, तू चोर है, तू डाकू है, लुटेरा है, तू धोखेबाज है, तू गद्देर है, तू कुत्ता है, ठीक है। तो लिखने वाला कुछ भी लिखे, तो वहां आपको उस शब्द का प्रयोग नहीं करना होता है लिखते समय, उसके स्थान पे 3 क्रॉस के चिन्ह लगा देते हैं, उसको बिप कहते हैं, लोप कहते हैं। लोप का मतलब होता है छिपाना। तो इन शब्दों को जो सब बच्चों के सामने नहीं बोले जा सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं बोले जा सकते, माता पिता के सामने नहीं बोले जा सकते हैं, जितने भी गाड़ियों के नंबर होते हैं उसमें कोई राज्य लिखा होता है तो हम इंग्लिश में भी प्रयोग करते हैं, जैसे यूपी, RJ का मतलब राजस्थान, यूपी उत्तर प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, HR हरियाणा। तो इसमें तो हम किसका प्रयोग कर रहे थे, जो इससे पहले पढ़ाया आपको, वो क्या था, लांघव चिन्ह। तो ये सारे लांघव चिन्ह है हिंदी में, हम अंग्रेजी में भी प्रयोग करते हैं ऐसे। तो लोप चिन्ह और लांघव चिन्ह दोनों अलग है, ये आपको ध्यान रखना। लोप चिन्ह और लांघव चिन्ह क्या है, दोनों अलग है। तो कामता प्रसाद गुरु का ये मानना है कि अंग्रेजी में इनका प्रयोग किया गया पहले, ठीक है, उसके बाद में फिर ये हमने हिंदी में प्रयोग किया, लेकिन ये बात उनकी गलत है। इसका प्रयोग तो हम संस्कृत में भी कर रहे थे, और संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे पहली भाषा है। तो इसलिए लोप जो चिन्ह है हमारे, ठीक है, वो ये हुए। यहां इसके बाद आ गया तीसरा, कोष्टक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह। तो छोटे डिजिट के लिए हम छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हैं, और बड़े डिजिट के लिए बड़े कोष्टक का प्रयोग।
जैसे ए छोटा लिखना है ये और ए बड़ा लिखना है तो बड़े कोष्टक का प्रयोग। तो कोष्टक का प्रयोग वाक्य में शब्द का अर्थ बताने के लिए भी करते हैं। वाक्य में शब्द का अन्य अर्थ, वाक्य में शब्द का अन्य अर्थ व समानार्थी बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे? मैंने रात को मयंक चंद्रमा देखा। अब यहाँ ये मयंक एक लड़का नहीं है बल्कि मयंक चंद्रमा है। मयंक किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मयंक का प्रयोग किसी संज्ञा या ये कहो कि मयंक का प्रयोग हमने किसी लड़के के लिए नहीं किया है बल्कि मयंक का प्रयोग चंद्रमा के लिए हुआ है, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर लिया। तो ये जो यहाँ पे लिखे हुए स्टेटमेंट, जो कथन लिखा हुआ है कि वाक्य में शब्द का अन्य अर्थ व समानार्थी बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। छोटी डिजिट छोटा कोष्टक, बड़ी डिजिट बड़ा कोष्टक। तो ये क्या है? हमारे कोष्टक चिन्ह। इसके बाद यहाँ पे इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री व समाप्ति चिन्ह का कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री व समाप्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री व समाप्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और वो चिन्ह कौन से होते हैं? हमारी बड़ी लाइन 0, छोटी लाइन 0, इससे भी छोटी 0, या फिर पहले एक बड़ी लाइन फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतिश्री या समाप्ति चिन्ह क्या है? कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री व समाप्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इन दो चिन्ह में आपने देखा होगा कई बार फिल्में, तो फिल्म समाप्त होने के बाद में हीरो हीरोइन के नाम, डायरेक्टर, को डायरेक्टर, वीडियोग्राफिंग वगैरह इन सब के नाम आते हैं। तो बहुत सारे लोग उनको पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, पर्दे क्लियर होता है प्लान, फिर भी वहां बैठे रहते हैं सिनेमा घरों में, फिर उठते नहीं है वो। उसके बाद वो तिरमिरे से आ जाते हैं पर्दे पे सिनेमा के, तो फिर भी लोग उठते नहीं है। वो सोचते हैं कि कुछ आएगा, नई फिल्म चलेगी या वही दोबारा चलेगी। फिर बाद में जब वो उठ के नहीं जाते हैं तो ये तो अनाउंसमेंट किया जाता है। जब अनाउंसमेंट नहीं किया जाता तो फिर वहां पे ये चिन्ह भेजे जाते हैं। ये चिन्ह नीचे से ऊपर को जाएंगे ऐसे।
तो इसका मतलब है कि कार्य पूर्ण समाप्त हो गया, अब कुछ आने वाला नहीं है, फिल्म दोबारा चलने वाली नहीं है। किसी भी किताब के अंतिम पेज पे अगर ये चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद उस पेज पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, उस किताब में कुछ नहीं है। तो अगर आपने किताब के स्टार्टिंग में कहीं इसका प्रयोग कर लिया तो वो गलत माना जाता है। अगर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, कंपलसरी है किसी पेपर में 10 क्वेश्चन करने, और आपने 5 क्वेश्चनों के बाद में ये चिन्ह लगा दिया, तो जो बाद के 5 क्वेश्चन आपने किए हैं वो चेक नहीं होंगे। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको चेक करे ना करे, क्योंकि आपने उसको संकेत दे दिया है कि मेरा कार्य समाप्त हुआ। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कार्य की पूर्ण समाप्ति पर ही तीसरी व समाप्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो जी, कोई नहीं, 8 नंबर इसी में जोड़ देंगे कोई लास्ट में। ठीक, तो इसका मतलब कल 7 हुए थे, करवा देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो यहां आपको ध्यान रखना है, कार्य की पूर्ण समाप्ति, अगर 5 क्वेश्चन करने हैं तो 5 के बाद, 10 करने हैं तो 10 के बाद, जब तक कार्य पूरा समाप्त नहीं होगा तो तब तक आपको इन चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी थीसिस है, डिजर्टेशन है, जो आप एमफिल, पीएचडी, एमएड के लिए आप लिखते हो फाइनली, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग लास्ट में करते हैं, और करना होता है कि इसके बाद कुछ नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जब आपके ऑफलाइन पेपर होते हैं तो जो पृष्ठ होता है आपका पहला, उस पृष्ठ के नीचे चिन्ह लगा होता है, तो वहां केवल ये संकेत यही दे रहा है कि इससे नीचे कुछ नहीं लिखा है, बस यहीं तक है, बाकी नेक्स्ट पेज पे है। तो इसका प्रयोग हम वहां पे करते हैं। 8 हो गया है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है, सारे आ जाएंगे, वो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैं जानबूझ के अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ। आपका काम तो तीसरी समाप्ति चिन्ह क्या होता है, लोप चिन्ह क्या होता है, विवरण चिन्ह क्या, उसके बारे में नंबर में थोड़ा ही कुछ रखा है। आप तो छोटे छोटे बच्चों वाली बात करते हो बेफालतू। आपको कहा कामता प्रसाद के अनुसार 20 होते हैं, अरुण सर के अनुसार 25 होते हैं, 25 की जगह भी हम 26 बना देंगे यहाँ पे, तो वो नहीं पूछता है। वो क्वेश्चन जो 20 है कि 26 है वो तो मैं करा ही चुका हूं आपको। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20। अब वो नंबर 8 हो 7 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप केवल इनको करो। वो ये थोड़े पूछेगा 11वें नंबर पे कौन सा चिन्ह आता है, वो तो ये पूछेगा कि लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए किया जाता है। लोप चिन्ह का प्रयोग किसी चीज को संक्षिप्तीकरण के लिए किया जाता है, छोटा बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर। पीटीओ का अर्थ होता है नेक्स्ट पेज पे आगे, ठीक। लेकिन जहां ये चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब ये हुआ उस पेज पे, उस किताब में इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इति श्री का मतलब आरंभ, प्रारंभ, और इति का मतलब समाप्त, तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी है, विलोम शब्द भी है। तो आरंभ किए गए कार्य की पूर्णतः समाप्ति पर ही ये होगा। ये कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री समाप्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 15वां तुल्यता। तुल्यता चिन्ह, ये वाला चिन्ह तुल्यता चिन्ह होता है। शब्दार्थ व पर्यायवाची, शब्दार्थ व पर्यायवाची शब्दों को बताने के लिए, शब्दार्थ व पर्यायवाची शब्दों को बताने के लिए तुल्यता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां शब्द आ गया सन्निधि। अब सन्निधि का अर्थ बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो हम यहाँ तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यहां लिखेंगे अत्यंत निकटता। सन्निधि अत्यंत निकटता। तो शब्दार्थ व पर्यायवाची शब्दों को बताने के लिए तुल्यता चिन्ह का प्रयोग। नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, प्रिया जी जरूर पूछे। यही तो दिक्कत है, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं होता हूं, मैं आपको रोकता हूं। जो दिमाग में ना इस एज में पढ़ते समय हमारे बहुत सारे थॉट चलते हैं, ठीक है, और जो थॉट चलते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं।
वो हमें कई बार डिस्टर्ब करते हैं, चीज़ों को फोकस नहीं करने देंगे। तो इसीलिए एकाग्रता किसी भी स्टूडेंट के लिए जरूरी है। वो तो आपने बीएड करते समय, डाइट करते समय किस पे चीजें जोड़ रहा है, बच्चे का एकाग्र होगा, अवधान होगा। ठीक है, अवधान मतलब होता है फोकस करना, उसको अवधान बोलते हैं। तो मैं जानबूझ के आप लोगों को उन सब चीजों से बचाता हूं जिनसे अवधान भंग होता है, एकाग्रता नहीं बनी रहती, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना होता। ठीक है, फोकस करने के लिए बोल दो। आपको कोई समस्या है, कोई डाउट आपका बन रहा है, आप जरूर पूछिए। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि आप अगर पूछना भी चाह रहे हैं तो डर की वजह से वो भी ना पूछेंगे, ऐसा नहीं करना होता। चीजों को फोकस करने के लिए मैं उस चीज के बारे में कहता हूँ। हाँ, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं DSSB के लिए, दोनों ही चैनल हैं आपके। हिंदी की तैयारी में हिंदी बाई अरुण सर चैनल पे कंटिन्यू कराता ही हूँ, लेकिन उसमें टीचिंग वाले बच्चों के साथ में वनडे जो एग्जाम होते हैं दूसरे, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इसके बाद तहसीलदार, UPPCS और बाकी लेखपाल, पटवारी, वो जो सब बच्चे होते हैं जो दूसरे वनडे एग्जाम देते हैं नॉन टीचिंग के, उनका और आप लोगों का सिलेबस मिलता जुलता है और वो लगभग 95% चीजें कॉमन होती है। तो इसीलिए हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर मैं सारे बच्चों को एक साथ लेता हूँ, टीचिंग वालों को भी और नॉन टीचिंग वालों को भी। सिलेबस आपको अच्छी तरह पता ही है कि आपका सिलेबस क्या है, तो वो वहां पे आप उन तमाम चीजों को देख सकते हो, वही मैं कराता हूँ। फिलहाल मैं वहां मॉक टेस्ट करा रहा हूँ आपको, 40 क्वेश्चन मिक्स लेके आता हूँ पूरे सिलेबस से। ठीक है, सिलेक्शन दरबार की जब बात करते हैं तो सिलेक्शन दरबार टीचिंग वाले बच्चों को डेडिकेटेड चैनल है। वहां पे CTET से लेके PRT, TGT, PGT, UGC नेट तक की तमाम इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आते हैं, उनके सिलेबस पे डिस्कशन, और साथ के साथ में जो जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें वो मैं पढ़ाता हूँ। क्लियर? आप बहुत अच्छा पढ़ाते, तो यही बोलना था आपको। अब बताओ, आप अपनी वो चीज पूछिए जो आप कह रहे थे कि सर आप गुस्सा तो नहीं करोगे, एक डाउट है, तो डाउट पूछिए। ठीक, पहले मेरी बड़ाई कर रहे हैं, बताओ। टीचर तो बच्चों को मक्खन लगा के पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे टीचर को मक्खन लगा रहे हैं, पहले बड़ाई कर रहे हैं, बाद में अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। DSSB PRT वाली क्लास का टाइमिंग बता दीजिए। DSSB PRT वाली क्लास का टाइमिंग 8 बजे है, हिंदी बाई अरुण सर चैनल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी बाई अरुण सर चैनल शाम को 8 बजे। हिंदी का सिलेबस क्या है? हिंदी का सिलेबस आपके सिलेबस में जो बैच आपने परचेज किया है उसमें भी डला हुआ है, बाकी आप खुद अपने लेवल पे चीजें चेक करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारा आपका सिलेबस है, और इस पे मैं एक नहीं बल्कि 2 बार चर्चा कर चुका हूँ। जो पहली क्लास होती है मेरी किसी भी बैच में, उसमें मेरा पहला काम यही होता है कि मैं उसमें अपने इंट्रो वीडियो में वो पूरा सिलेबस क्लियर करता हूँ, और साथ के साथ बताता हूँ कहाँ से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते। DSSB का नोटिफिकेशन कब आएगा? DSSB कभी भी आ सकता है, 1-1.5 महीने के अंदर, 15 दिन में तो नहीं आएगा, मई में नहीं आ रहा है, जून जुलाई में कभी भी DSSB का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब जी, CTET के लिए यूट्यूब चैनल फिलहाल सिलेक्शन दरबार है, तो क्योंकि अब आपको दोनों पे क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी, उसका रीजन ये है कि जो शब्दावली और जो ग्रामर आपका आता है CTET में, जो 3 से लेके 6 क्वेश्चन होते हैं दोनों को मिला के, शब्दावली और ग्रामर के, वो आपके हिंदी बाई अरुण सर चैनल पे होंगे। जो पेडागोजी होगी टोटल वो सिलेक्शन दरबार पे होगी। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक स्टूडेंट का कमेंट था कि आपसे पढ़ने के बाद में खुद पढ़ाने लगी हुई, ये होना चाहिए और वो जरूरी है। जब आप बाद में KVS और NVS की तैयारी करोगे, PRT, TGT, PGT की, तो वहाँ इंटरव्यू भी है। अगर आप पढ़ा रहे हो खुद तो वहाँ आपको फायदा मिलेगा उस चीज का, क्योंकि अब तो वहाँ डेमो स्टार्ट हो गया है, आपको खुद पढ़ा के दिखाना है। सुपर टेट का 2023 में कोई लेना देना नहीं है। सुपर टेट आपको 2024 की बात हो गई है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यूपी टेट का एग्जाम जरूर होगा 2023 में, नोटिफिकेशन आएगा। जो बाकी अभी 6 महीने बचे हैं उसमें केवल ये यूपी टेट ही करा पाएंगे। सुपर टेट का जो भी कुछ होगा 2024 में होगा, 23 में कुछ नहीं होने वाला है। जी, पीजी हिंदी की क्लास के लिए आप हिंदी स्पेशल का बैच लो, जो 15 मई को आया है। जब कोई नोटिफिकेशन आएगा बड़ा तो मैं अलग से एक बैच लेके आऊंगा। अभी यूपी TGT PGT, DSSB TGT PGT, UGC नेट और बिहार TGT PGT को ध्यान में रख के, अभी हो सकता है तो इस महीने के लास्ट में, अगले महीने
अलग से सेपरेट बैच आएगा, क्योंकि उसका सिलेबस कम से कम 3 से 3.5 महीने का होता है। ठीक है। हाँ, डीएसएसबी वालों की ये तमाम वीडियो, अगर देखो ये सारे जो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो ना, अगर आप मेरे चैनल पे केवल वे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप सुन लो तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आपके सबके वही है, किसी को सिलेबस पूछना है, किसी को क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, पेपर कब होगा, कैसे तैयारी करनी है, कितना टाइमिंग है, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं हिंदी बाई अरुण सर चैनल और सिलेक्शन दरबार पे जो रणनीति की क्लास है ना उस पर डालो आप। ठीक है, DSSB बाई अरुण सर, ठीक है, KVS बाई अरुण सर, सुपर टेट बाई अरुण सर, यूपी टेट बाई अरुण सर, सी टेट बाई अरुण सर, सारे क्वेश्चनों का जवाब आपके उसमें है। फिर आप पढ़ना सीख जाओगे। जो मैं कहता हूं ना, सूचना और ज्ञान में अंतर कर पाओगे। आप लोगों के पास सूचनाएं ज्यादा है, ज्ञान कम। ठीक है, ये एक चीज है आपकी कमी। दूसरी क्या है, आपके पास प्लानिंग नहीं है। तीसरा, आपको सिलेबस की आज तक क्लियरिटी नहीं है। चौथा, किस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको नहीं पता। तो इन सब का जवाब कहाँ है, मेरी रणनीति की क्लासों में। तो जो मैं रणनीति की क्लास बनाता हूँ, DSSB की, KVS की, NVS की, सी टेट की, सुपर टेट की, यूपी टेट की, वे मेरी रणनीति की क्लास सुने। वे मेरी 2 चैनलों पे होती है, एक सिलेक्शन दरबार पर, एक हिंदी बाई अरुण सर चैनल पे। तो जैसे ही आप वे क्लास अटेंड कर लोगे, मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं, आपके इन तमाम जो आपने मैसेज अभी छोड़े हैं, इन सब का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, सी टेट सभी के लिए जरूरी है, आप कहीं भी टीचर बनोगे। ठीक है। हाँ, बिहार के अंदर जो 75 क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गए हैं आपके लैंग्वेज वाले पेपर में। ठीक है, तो बिहार में जो आपको PRT, TGT, PGT बनना है तो 75 क्वेश्चन तो हिंदी के आएंगे ही आएंगे। साथ के साथ जो TGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं बिहार शिक्षक की, उसके लिए मैं बैच लेके आ रहा हूं। तो यहाँ पे इसको करो, आज भी ये टॉपिक कंप्लीट करने नहीं दोगे आप। तुल्यता चिन्ह बस शब्दार्थ व पर्यायवाची शब्दों को बताने के लिए होता है। जैसे सन्निधि का अर्थ होता है अत्यंत निकटता। ठीक है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, ये इसी को तुल्यता चिन्ह कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, तुल्यता चिन्ह। चलो जी, इसके बाद यहाँ पे कौन सा चिन्ह है हमारा, रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह, तो रेखांकित क्या है, एक मोटी चमकीली अंडरलाइन है, रेखांकित अंडरलाइन, जैसे हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये राजधानी बताइए किस प्रकार की संज्ञा है, ये शब्द बताइए क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो किसी भी शब्द को वो अंडरलाइन कर लेगा वो, तो उसको क्या कहते हैं हम, रेखांकित। जब हम किसी चीज पर एक पे फोकस करना होता है। इसके बाद 7वां, रिक्त स्थान। क्या है, रिक्त स्थान चिन्ह। तो रिक्त स्थान चिन्ह क्या होते हैं हमारे, डैश डैश। तो ये नीचे देने होते हैं, जैसे राजा दशरथ के पुत्र थे। अब यहाँ रिक्त स्थान दे दिया, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अगर ये रिक्त स्थान यहाँ बीच में दोगे तो ये गलत माना जाता है, ये कट गया अब आपका। तो कहाँ देने हैं, यहाँ देने हैं नीचे। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान चिन्ह है आपका। इसके बाद विसर्ग चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है विसर्ग चिन्ह, ये वाला, परात है, पराए, पुनः, अतः। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ हम विसर्ग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अनुस्वार चिन्ह। तो कहाँ होगा अनुस्वार चिन्ह,
इस चिन्ह को हम अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? संसार पे, मयंक पे, अंकित पे, अंकित, मंगल, एनीथिंग और भी बहुत। ये जो ऊपर लगा होता है, जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, उनके स्थान पर ही अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हलंत चिन्ह, ये आड़ी तिरछी रेखा। तो हलंत चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? पाठ्य, वरण, मूल्यवान, विद्वान, द्वारा, गद्य पद्य, विद्यालय, गद्य पद्य अर्थात प्रोज पोएट्री, ये सब क्या है? हमारा हलंत चिन्ह है। इसको बोलते हैं आड़ी तिरछी रेखा वाला चिन्ह, हलंत चिन्ह। ठीक है, कौन सा चिन्ह बोलेंगे इसको? हलंत चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, इनका तीनों का प्रयोग संस्कृत में होता है। जहां भी ये चिन्ह आ जाए तीनों, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे तत्सम संस्कृत के शब्द हो गए। इसके बाद 21वां चिन्ह अर्धचंद्र, अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह। ये क्या है? अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह है जी। तो ये अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह में क्या आएगा? ये वाला चिन्ह आएगा। ये वाला चिन्ह क्या है? हमारा अर्धचंद्र बिंदु है। जैसे आंख, दांत, मुंह, गांव, चांद और अंधेरा, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये सारे तद्भव होते हैं। जहां भी अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होगा वो हिंदी के शब्द होंगे। तो ये अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह कहलाते हैं। इसके बाद 22वां चिन्ह अर्धचंद्र चिन्ह। कौन सा होता है? अर्धचंद्र। ये वाला चिन्ह केवल अर्धचंद्र चिन्ह होता है, अर्धचंद्र चिन्ह। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में होता है। कॉलेज, हाफ, बोस, कॉलेज, हाफ, बोस, ऑक्सीजन, डॉक्टर, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। हॉकी, ये सारे क्या हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं सारे। केवल अर्धचंद्र का प्रयोग कहाँ होगा? अंग्रेजी के शब्दों में। अर्धचंद्र बिंदु का हिंदी के तद्भव शब्दों में। और अर्धचंद्र बिंदु का अनुस्वार का प्रयोग होता है संस्कृत में, अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होता है हिंदी में, और केवल अर्धचंद्र का प्रयोग होता है अंग्रेजी में। 23वां चिन्ह नुक्ता या बिंदु तल। क्या है? नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह। नुक्ता बिंदु तल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कै, कै, गै, जै और फै, इन 5 ध्वनियों में नुक्ता व बिंदु तल का प्रयोग होता है। नुक्ता और बिंदु तल का प्रयोग होता है इन 5 ध्वनियों में। जैसे कमीना, कमबख्त,
खुशहाल, खुशी या खुशखबरी, गजल, गफ्फार, नजर, सफर। ठीक है जी। इन सब में हमने क्या प्रयोग किया? नुक्ता, बिंदु, तल। ये सारे के सारे उर्दू के होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? हमारे उर्दू के होते हैं। तो उर्दू के शब्दों में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब और कौन से चिन्ह बचे हैं हमारे? नुक्ता ले लिया, अर्धचंद्र बिंदु ले लिए, रेखांकित चिन्ह हो गया, रिक्त स्थान हो गया, विसर्ग चिन्ह, कोष्टक तुल्यता चिन्ह, समाप्ति चिन्ह, प्रश्नवाचक और संबोधन। 24 प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला। 25 विषम्य बोधक, विषम्य बोधक, विषम्य बोधक या संबोधन बोधक। ठीक है जी। इसमें जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जिस वाक्य में होगा, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है, अवश्य किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? ये वाला। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब, क्या, कौन, कैसे, कितने, कहाँ आदि। ये सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। विषम्य बोधक चिन्ह या फिर विषम्य बोधक मनोविकार व मनोभाव को प्रकट, मनोविकार व मनोभाव को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात प्रयोग में लाया जाता है। मनोविकार व मनोभाव को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, आश्चर्य, हर्ष, शोक, आश्चर्य, हर्ष, शोक,
ग्लानि घृणा आशीर्वाद आशीर्वाद संबोधन और स्वीकृति स्वीकृति, इन सब के लिए हम ये प्रयोग करते हैं जी। क्लियर। आश्चर्य क्या है? शाबाश। हर्ष वाह। शौक हाय हाय। ग्लानि घृणा छी छी थू थू। आशीर्वाद जीते रहो खूब पढ़ो। संबोधन अरे इधर आओ। स्वीकृति अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। ये सब क्या है? स्वीकृति है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्लानि घृणा छी छी, ठीक है, थू थू, जो गिल्टी महसूस करते हैं उसको कहते हैं। तो ये है हमारे 25। क्या है? ठीक है, दे देंगे कमलेश जी, जो पीडीएफ आपके इसमें नहीं है तो उसको भी एक बार चेक करके मेंशन करवा देंगे। तो विषम्य बोधक और संबोधन बोधक चिन्ह आपका ये है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये। क्वेश्चन पूछा जाएगा कामता प्रसाद के अनुसार कितने विराम चिन्ह होते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 अर्थात 20। कुल विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। बाकी ये कहां से पढ़े आपने? 25, ये मैंने पढ़ाई। क्लियर। ये पूछे नहीं जाएंगे आपसे कि ये 25 क्यों है, बस इतना पूछा जाएगा जब क्वेश्चन में हो कि विराम चिन्हों की कुल संख्या, तो भी 20 बताना है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने, तो भी 20 बताना है। क्योंकि ये जो चिन्ह है ना, इसमें कुछ जैसे ये वाला चिन्ह है, ये उर्दू से लिया गया है, ठीक है। ये वाला चिन्ह है, तीनों के तीनों ये संस्कृत से लिए गए हैं। हालांकि ये विराम चिन्हों में तो है, क्योंकि इनका तो प्रयोग हम कर ही रहे हैं, उच्चारण के दौरान भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है, तीनों चिन्ह संस्कृत के हैं। ये वाला जो चिन्ह है ये उर्दू का है, ये चिन्ह अंग्रेजी का है। तो 5 निकाल दो, बच गए आपके 20। तो ये 20 क्या कहलाते हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल वाली क्लास में लिंग और वचन, कल तो खैर संस्कृत की क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो कल आपकी संस्कृत की क्लास रहेगी। जी जी, वेरी गुड, ठीक। हाँ, कल थर्सडे और फ्राइडे का जो टाइमिंग है वो संस्कृत की क्लास का है, तो उसमें संस्कृत की क्लास को करें। हाँ, शिरोरेखा भी है ऊपर देंगे, लेकिन हम एक तरह से उसको विराम चिन्हों में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम उसके स्थान पे समय नहीं लगाते हैं, ठहराव नहीं लेते हैं। वो चिन्ह जरूर है, लेकिन विराम चिन्हों में काउंट हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि उसमें हम ठहराव नहीं लेते हैं। तो ये टोटल जो हमारे हुए, ये 25 आपने कंप्लीट कर लिए। जी, अगर और आपको कोई डाउट हो किसी भी तरह का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ओके। पहले हम लिंग वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समास और कारक पढ़ेंगे हिंदी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो क्लास होगी, लिंग वचन, फिर उसके बाद समास और कारक। हाँ बिल्कुल, बैच में संस्कृत की क्लास होगी, ठीक है, जिसके यहाँ संस्कृत पूछी जाती है, और वो भी थर्सडे फ्राइडे। डीएसएसबी में संस्कृत नहीं बात कर रहे हैं हम टीचिंग वाले दूसरे बच्चों की बात कर रहे हैं, जैसे जिसको सुपर टेट देना है,
ठीक है, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन संस्कृत के। जिसको यूपी टेट देना है संस्कृत लैंग्वेज लेके, जिसको सी टेट देना है, आप लोगों तो वैसे ही क्लियर करके बैठे हो। ठीक है, चलो जी, कोई डाउट आप पूछिए, आप जो भी डाउट है वो पूछिए, आपकी दुविधा जरूर दूर होगी। DSSB वालों को संस्कृत की कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है, वहां संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, सी टेट को जिसको दोबारा देना है, संस्कृत लैंग्वेज जिसने रखी है, यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि सुपर टेट में यूपी टेट के मार्क्स काउंट होंगे। जिसको सुपर टेट देना है वो क्लास अटेंड करे संस्कृत की केवल। बिल्कुल, किसी के पास कोई भी हो, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी से हो, तो अगर आप पीजी हिंदी से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, आप उसी सब्जेक्ट से फॉर्म भर के टीचर बन सकते हो। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपके पास 3 साल रहा है, आप उस सब्जेक्ट से टीजीटी टीचर बन सकते हो। मैंने कहा आपके हर कमेंट का आंसर, ठीक है, आप एक बार वीडियो सुनिए, बात मानिए मेरी, आप ज्यादा मैच्योर होंगे, दूसरों को भी बता पाओगे। मेरे कहने से स्पीडोमीटर लगा के 5-5 मिनट में मैंने जो सुपर टेट की, यूपी टेट की, सी टेट की, DSSB की, KVS की, NVS की जो मैंने क्लास बनाई है रणनीति की, उनको सुनिए, क्योंकि आपकी ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से ही है। आपको सिलेबस की क्लियरिटी हो जाएगी, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट के किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, फार्म कब आएंगे, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक बेस्ट है, कितना टाइम आपको मिलता है, सब कुछ उसमें बताया गया है, कैसे आपको पढ़ना है। एमएड का फायदा ये है कि आप हायर एजुकेशन में आपके चांस ज्यादा हो जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, आप किसी सब्जेक्ट से एमए अगर आप एक बार कर चुके हो, ठीक है, तो उसमें आप ऑलरेडी पीजीटी अप्लाई करो। लेकिन उस एमए के बाद आपको कोई दूसरी डिग्री लेनी है, तो मैं ये कहूंगा कि आप एमएड करो, कोशिश करो फ्री सीट पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एमएड कराती है, ठीक है, इसके साथ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एमएड कराती है, मेरठ यूनिवर्सिटी एमएड कराती है, अवध यूनिवर्सिटी एमएड कराती है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कराती है यूपी में। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी एमएड कराती है। तो वहां से अगर आप एमए कर चुके हो किसी एक सब्जेक्ट से, तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से एमए ना करके आप एमएड की कोशिश कीजिए। तो इसके बाद एक तो कमीशन के थ्रू जो भी भर्तियां आती है, जैसे डाइट के प्राचार्य होते हैं, ठीक है, डाइट के अंदर लेक्चरर होते हैं, तो वहां वो सारे एमएड वाले ही जाते हैं। इसके साथ बहुत सारे हायर एजुकेशन में टीचिंग की पोस्ट एमएड। जी, नहीं, स्टूडियो मेरे पास घर में एक ही है, हमारे सेंटर में 45 से ज्यादा स्टूडियो है। कैरियरविल ऐप में जो सेंटर है हमारा, ठीक है, मुखर्जी नगर में करीब 12 स्टूडियो हैं, और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो मेन हमारी बिल्डिंग है उसमें 45 हैं। बाकी जो हम मेन टीचर्स हैं जो कैरियरविल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके सबके घर पे स्टूडियो लगे हुए हैं, और वो भी करीब करीब 15 से ज्यादा है। तो कुल मिला के ऑल ओवर 80+ जो है स्टूडियो हमारे हैं जो काम कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। टीचिंग की टीम आपकी अलग है ही, एसएससी की टीम हमारी अलग है, बैंकिंग की अलग है, डिफेंस वाली अलग है, वनडे एग्जाम है उसकी टीम अलग है। और कुछ पूछना है? बिल्कुल दे सकते हो आप बिल्कुल यूपीटीजीटी दे सकते हैं अगर आपके पास 3 साल, ठीक है, अगर 3 साल हिंदी है तो आप हिंदी से दीजिए, 3 साल संस्कृत है तो आप संस्कृत से दीजिए। ज्योग्राफी से एसएसटी टीजीटी आप तभी दे पाओगे जब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास मेन सब्जेक्ट के रूप में 2 साल, एक सब्जेक्ट सब्सिडी आपने पढ़ा हो, या फिर 3 साल पढ़े हो। और मैंने आपको यही कहा, आप कौन क्या दे सकता है, बीटेक वाले क्या दे सकते हैं, आप बातों तो मानोगे नहीं। आपको कुछ नहीं डालना है, आपको यूट्यूब पे बस इतना डालना है, DSSB बाई अरुण सर, KVS बाई अरुण सर,
सी टेट बाई अरुण सर, यूपी टेट बाई अरुण सर, सुपर टेट बाई अरुण सर, वीडियो निकल के आएगी। स्पीडोमीटर लगाइए, 5 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन लीजिए, एकदम सटीक ओरिजिनल। कौन कहाँ फार्म भर सकता है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या एज है, सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, किन किन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके फाइनली सिलेक्शन ले सकते हो, वो सारी चीजें मैं उसमें बताया हूं। क्लियर? तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है। बाकी कल मिलते हैं फिर संस्कृत की क्लास के साथ।